Hello friends, this is Pooja and welcome to my YouTube channel eTutor। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, और इस वीडियो में उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसका समर्थन किस विचारक ने किया था। यानी इसको प्रारंभ या इसे प्रोत्साहित किस विचारक ने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 B.F. स्किनर, 2 जॉन डीवी, ऑप्शन 3 है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन 4 चार्ल्स डार्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉन डीवी, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए या फिर लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा जो एजुकेशन देने की बात है वो जॉन डीवी ने की थी। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग बच्चे करके अच्छा सीखते हैं। यानी अगर उन्हें एक्टिविटी करने का मौका दिया जाए, गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाए, तो वो अधिक अच्छे प्रकार से सीखते हैं, जो कि स्थायी रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को फर्स्ट इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। सेकंड, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। थर्ड, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। फोर्थ है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह बच्चा जो एकल अभिभावक वाला है, यानी जिसके एक अभिभावक है, यानी एक अभिभावक ने पालन पोषण जिसका किया है, यानी या तो मदर पेरेंट है या फिर फादर पेरेंट है, तो उस बच्चे के साथ, उस बच्चे को पढ़ाते हुए शिक्षक उसके साथ कैसा बिहेव करे। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा पे जोर देते हैं, इसलिए किसी भी बच्चे के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, यानी उसे अलग बैठा के नहीं पढ़ाया जा सकता है उन्हें। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। थर्ड है, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। यानी हमें इस तथ्य पर ध्यान ना देकर ऐसे बच्चों के साथ जैसे अन्य बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, जिससे वो बच्चा अपने को अलग थलग ना महसूस करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का क्या अर्थ है। फर्स्ट, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। फोर्थ, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, यानी प्रगतिशील एजुकेशन, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जाए, यानी उनके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए या उनके लिए क्या प्रावधान है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। सेकेंड, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। थर्ड, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर यानी ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना। फोर्थ, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो इसका सही आंसर होगा ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर के ग्रेड में प्रोन्नत कर देना, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों से अधिक बुद्धिमान होते हैं और उनका जो लर्निंग स्टैंडर्ड होता है वो भी सामान्य बच्चों से अलग होता है, इसलिए उन्हें
एक स्तर कंप्लीट कर लेने के बाद दूसरे स्तर पर प्रमोट कर देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल कराना। सेकेंड, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। थर्ड, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। फोर्थ, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। क्योंकि मौलिकता जो है वो क्रिएटिविटी से संबंधित होती है। जब बच्चा कुछ मौलिक सोचता है तो वो उसका जो तार्किक चिंतन है उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? यानी जो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखता है जो बच्चा, उसकी अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? फर्स्ट, वाचक हो सकता है। सेकेंड, राजनैतिक नेता हो सकता है। या थर्ड, शल्य चिकित्सक हो सकता है। या फोर्थ, कवि हो सकता है। यानी शारीरिक गतिक बुद्धि वाला बच्चा क्या हो सकता है? वाचक। तो वाचक के अंदर भाषिक बुद्धि पाई जाएगी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है राजनैतिक नेता। राजनैतिक नेता के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पाई जाएगी, जिससे वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट वो होती है जिससे व्यक्ति दूसरों के विचारों को अच्छे से समझ लेता है और अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड है शल्य चिकित्सक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शल्य चिकित्सक यानी सर्जन। सर्जन में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। ऑप्शन फोर्थ है कवि। कवि में भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी भाषिक बुद्धि पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, शारीरिक गतिक बुद्धि शल्य चिकित्सक के में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली बच्चे फर्स्ट, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। सेकेंड, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। थर्ड, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। फोर्थ, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी मानव के लिए जो आवश्यक क्षेत्र हैं उसमें वो प्रतिभाशाली बच्चे अस्वभावतः यानी स्वाभाविक रूप से अच्छा निष्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना आवश्यक है, कौन सी महत्वपूर्ण योग्यता होनी आवश्यक है। फर्स्ट, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सेकेंड, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। थर्ड, उनके अभिभावकों का व्यवसाय। फोर्थ, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इससे शिक्षक का कोई मतलब नहीं होता। सेकेंड है विकासात्मक अवस्थाएं, तो इसका सही आंसर होगा विकासात्मक अवस्थाएं, यानी जो डेवलपमेंटल लेवल्स हैं, डेवलपमेंट का बच्चे का विकास कैसे होता है उसका ज्ञान उसे होना चाहिए। यानी किस लेवल पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास कितना होगा, इसका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। फोर्थ है अभिभावकों के व्यवसाय। थर्ड ऑप्शन, अभिभावकों के व्यवसाय का ज्ञान, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से, छात्र के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से शिक्षक का कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा फर्स्ट आयु के अनुसार अधिक समजातीय है।
सेकेंड, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। थर्ड, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। फोर्थ, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो जब हम RTE 2009 की बात करते हैं, यानी RTE 2009 राइट टू एजुकेशन तो 2009, तो इसमें सभी बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, क्योंकि RTE में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। इसलिए जो बच्चे होंगे, यानी जो क्लास होगी, वो आयु के अनुसार समजातीय होगी, क्योंकि इसमें प्रवेश एक निश्चित आयु से दिया जाता है और एक निश्चित आयु तक के बच्चों को दिए जाने का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? फर्स्ट, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। सेकेंड, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। थर्ड, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। फोर्थ, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन होगा, यानी सही आंसर होगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यानी विकास का एक क्रम होता है जिसके अनुसार विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। यानी सीखने के संदर्भ में जो स्कैफोल्डिंग दिया जाता है वो किससे संबंधित होता है, यानी किसकी ओर संकेत करता है? स्कैफोल्डिंग की हिंदी होती है विशेष रूप से ढांचा या मचान, यानी ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो कि उस फील्ड में ज़्यादा जानने वाले व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी ये सहयोग जो है बच्चे को सीखने में सहायता देने के लिए दिया जाता है, जो स्थायी रूप से नहीं होता। ये केवल तब दिया जाता है जब बच्चा स्वयं से ना सीख सकता हो, लेकिन किसी की मदद से वो उस चीज़ को सीखने में समर्थ हो, तब स्कैफोल्डिंग दी जाती है। और स्कैफोल्डिंग की बात, यानी स्कैफोल्डिंग का जो सिद्धांत है वो स्कैफोल्डिंग शब्द जेरोम ब्रूनर ने दिया था और इसकी बात वाइगोस्की करते हैं, यानी इसको अपने सिद्धांत में प्रयोग वाइगोस्की ने किया है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो eTutor Squad सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।